मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल के कार्यकाल के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी बड़ी उपलब्धियों पर डीडी डायलॉग में खूब चर्चा हुई है। लेकिन एक ऐसी बड़ी समस्या जो सिर्फ किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, देश के कई राज्यों में इसका आतंक एक लंबे समय तक रहा। लेकिन मध्य प्रदेश लाल सलाम को आखिरी सलाम कहने के साथ ही मध्य प्रदेश ने यह साबित किया कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की दिशा में मध्य प्रदेश ने जो कर दिखाया है वो उसने इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो नक्सल मुक्त हुआ है। हालांकि हम जानते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की समय सीमा रखी है और इस समय सीमा से 3 महीने पहले मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और स्पेशल डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशंस श्री पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि और नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश की आगे की राह पर और बात करने के लिए नक्सल मुक्त मध्य प्रदेश के शिल्पकार स्पेशल डीजी एंटी नक्सल ऑपरेशंस पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू। पंकज जी, सबसे पहले तो बधाई, एक ऐसी उपलब्धि जिसे सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं झेल रहा है। हालांकि देश के बहुत से राज्य हैं और पिछले अगर हम 20 साल की बात करें और 10 साल में अपनी रणनीतियों को बदलते हुए केंद्र सरकार ने इसको बहुत सीमित कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश ने वो करके दिखाया जो अभी तक शायद किसी राज्य ने नहीं किया है। सबसे पहले बधाई के साथ आपसे जानना चाहेंगे एमएमसी जोन जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जोन में, किस तरह से मध्य प्रदेश के साथ इस उपलब्धि के साथ आपके क्या अनुभव रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई जो है आप सभी को, प्रदेश के सभी नागरिकों को है, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा की देश की सबसे बड़ी समस्या है, ये वामपंथी उग्रवाद जो है। और निश्चित रूप से ये अब अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है और दूसरे प्रदेशों में लड़ाई चल रही है और बहुत शीघ्र ही हमारा देश इस गंभीर समस्या से मुक्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश में पहले 2001 के पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, तो बस्तर के क्षेत्र में और बालाघाट के क्षेत्र में 1980 के दशक में आंध्र प्रदेश से PWG पीपल्स वार ग्रुप के ये उग्रवादी आए और यहाँ पर उन्होंने जनता के बीच में पिछड़े इलाकों में अपनी पैठ बनाना शुरू किया। जंगल के इलाकों से धीरे धीरे शहरी इलाकों की तरफ बढ़ने का इनकी योजना रहती है। तो इन्होंने शासन के जो सीट्स होती हैं, जो पावर की सीट्स होती है, उससे दूर के इलाकों में अपनी पैठ शुरू की। और 1990 में पहली बार बालाघाट में इन उग्रवादियों और उस समय जो हमारे सुरक्षा बल थे, लोकल स्थानीय पुलिस और हमारी मध्य प्रदेश की आर्म्ड पुलिस, इनके बीच में गोलीबारी हुई थी। और उसके बाद से लगातार उस दशक में 1990 के दशक में बहुत हिंसा इन लोगों ने की और उसमें दर्जनों पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। बारूदी सुरंगों में पुलिसकर्मी मारे गए, गोली से मारे गए और यहाँ तक कि कुल्हाड़ी से भी कुछ कर्मचारियों को अकेले पा करके उसकी हत्या की गई। यहाँ पर उस समय के वन मंत्री थे, उनकी हत्या हुई। बालाघाट में एक एडिशनल एसपी थे उस समय के, स्वर्गीय बंसल, उनकी हत्या हुई और न जाने और कितने अधिकारियों कर्मचारियों की हत्या हुई। इसके अलावा नागरिकों की भी बड़ी संख्या में हत्याएं हुई। अगर हम छत्तीसगढ़ को अलग कर दें तो केवल मध्य प्रदेश में 57 नागरिकों की हत्या का रिकॉर्ड है हमारे पास में और 38 पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों की इस लंबी इंसर्जेंसी के दौरान हुई है। और ये हम सभी लोगों के लिए बहुत हर्ष और गर्व का विषय है कि आज हमारे सुरक्षा बलों ने हमारे प्रदेश को इस समस्या से करीब पूरी तरह से मुक्त करा लिया है।
पंकज जी, 2024 में आपने कार्यभार संभाला, एक साल में इतनी बड़ी उपलब्धि, हॉक फोर्स की ट्रेनिंग, उसको मॉडर्नाइज करने, या किस तरह से क्या रणनीतिक बदलाव क्या बड़े थे जिसने इतना बड़ा परिणाम मध्य प्रदेश को दिया और अभी किसी भी राज्य ने यह हासिल नहीं किया है? केंद्र शासन ने 1995-96 से ही सुरक्षा बलों को शक्तिशाली बनाने, प्रशिक्षित करने, उनको आधुनिक हथियार मुहैया करने के लिए बजट देना अलग अलग प्रदेशों में जहां पर भी ये समस्या थी शुरू कर दिया था। लेकिन 2014 के समय जब वर्तमान शासन केंद्र में आया तो वो बजट कई गुना कर दिया गया और एक रणनीति बनी जिसके हिसाब से प्रदेशों को कहा गया कि हम सब उस पर एक ही रणनीति पर काम करेंगे। उस रणनीति के दो हिस्से हैं, एक तो हमको सैन्य कार्रवाइयाँ करनी है जो उग्रवादी हैं सशस्त्र, और दूसरे इन पिछड़े इलाकों का विकास करना है, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी और इससे हम इस समस्या से एक समय सीमा में पार पा सकेंगे। ये रणनीति काम आ रही है। और 2024 की शुरुआत में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए और सरकार आई है, छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं आई है, उस सब के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने प्रदेशों को ये लक्ष्य दिया कि हमको इस समस्या से मार्च 2026 तक पार पाना है और इस लक्ष्य को हमको हासिल करना है। तो जितने राज्य अभी इससे पीड़ित हैं, इन सभी ने इस पर तेजी से काम करना शुरू किया। मध्य प्रदेश में भी इसी तरह के मोमेंटम की आवश्यकता थी। तो दिसंबर 2024 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक मीटिंग करके फिर मुझे यहाँ पे पोस्ट किया और फिर एक महीने के भीतर ही जो है शासन ने, हमारे पुलिस महानिदेशक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, दोनों लोगों ने मिल करके ढेर सारे नए आईपीएस, युवा आईपीएस अधिकारियों को और राज सेवा के पुलिस अधिकारियों को डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में पदस्थ कर दिया। जो भी और वैकेंसीज और कमियां थीं उसको लगातार उन्होंने पूरा करना शुरू किया। सड़कें जो बहुत सारी नहीं बन पा रही थीं, टेलीफोन के टावर नहीं लग पा रहे थे, हर महीने उन्होंने मीटिंग करना शुरू किया सभी विभागों को बुला करके, और उसमें भी गति बहुत लाने का काम किया गया। तो उसके साथ में हमने दूसरे प्रदेशों के, जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा था, तो वहाँ के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों को हमने आमंत्रित करके अपने यहाँ पर अधिकारियों की जनवरी और फरवरी के महीने में शुरुआत में ही प्रशिक्षण कराया कि ये अधिकारी किस तरह से अपने प्रदेश में, अपने जिलों में ऑपरेशंस कर रहे हैं और बड़ी सफलताएं ले रहे हैं। 2024 में छत्तीसगढ़ ने बहुत शानदार सफलताएं ली हैं, तो उसका भी हम लोगों को लाभ मिलना शुरू हुआ। और जनवरी से लेकर के जून के बीच में मध्य प्रदेश में सुरक्षा बलों को अभूतपूर्व सफलता मिली, जिसमें 3 बड़े एनकाउंटर्स में, मंडला में और बालाघाट में 10 उग्रवादियों को धराशायी किया गया, जिनके ऊपर करीब 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था। बड़ी संख्या में हम लोगों ने हथियार बरामद किए, बाकी सामान बरामद किया, और वहाँ से हमारी सफलता की ये जो है कहानी शुरू होती है। हम लोगों ने जो सैन्य होते हैं, जो जिसकी हमें ट्रेनिंग होती है, वो उसकी संख्या कम थी और एक खास किस्म के सैन्य अभियान ज़्यादा चल रहे थे पिछले कई सालों में। तो वो हमने बदला और हमने कहा कि जितने सैन्य अभियान संभव हैं वो सारे हम करेंगे। उसका जो है लाभ ये हुआ कि पूरे इस क्षेत्र में सुरक्षा बल ही सुरक्षा बल दिखाई देते थे, और जहां कहीं पर भी ये पनाह लेने की, अपने पुराने डेरों पर पहुंच करके रुकने की कोशिश करती थे, पुलिस वहां पहुंच जाती थी। और इनके जो सपोर्टर्स, इंफॉर्मेशन देने वाले, उन सब पे कार्रवाई हुई। और ये विस्फोटक जो है बहुत मारक हथियार इनके पास में होता है, जिसको आईडी बोलते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल करके बहुत इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। तो वो सारी सप्लाई हमने नागपुर और हैदराबाद, जहाँ से फैक्ट्रियों से ये जिलेटिन और बाकी चीज़ें आती हैं माइनिंग वगैरह के काम के लिए, वहाँ से ट्रैकिंग हम लोगों ने शुरू करवाई, पुराने केसेस खोले और
इसके एक एक बॉक्स का हम लोगों ने ट्रेल रखना शुरू किया कि हम कोई भी लीकेज नहीं होने देंगे, 1 किलोग्राम एक्सप्लोसिव भी हम इनके पास नहीं जाने देंगे। फिर हम लोगों ने इनके जो फाइनेंशियल जो जहां से ये लेवी वसूलते हैं, पैसे बिना तो कोई आंदोलन चलता नहीं है। बिल्कुल पंकज जी, ये सबसे बड़ा एक तरह से रीढ़ पूरे नक्सल आंदोलन की या नक्सलाइट्स की रही है कि जब वो संघर्ष कर रहे हैं, जिसे संघर्ष कहते हैं वे गांव वालों के साथ, तो उनका कहना है कि ये जो एक्सटॉर्शन है वही उनके पूरे उस एक तरह से उस शोषण की रीढ़ है। उस रीढ़ को आपने कैसे तोड़ा, उस एक्सटॉर्शन नेटवर्क को कैसे ब्रेक किया? ये शुरू में जब ये बस्तर के इलाके में आए थे तो फॉरेस्ट लॉज का जो उसकी वजह से जो परेशानी हो रही थी गांव वालों को, वो सारे इश्यूज उन्होंने उठाए। और तेंदुपत्ता जैसे एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको तोड़ने के लिए जो मजदूरी मिलती है, उस मजदूरी को बढ़वाने के लिए पोस्टर लगाते हैं, आंदोलन करवाते हैं और सरकार से उसके रेट बढ़वा देते हैं। इसी तरह बांस की कटाई के रेट बढ़वा देते हैं, तो इससे थोड़ा लाभ गांव वालों को मिल जाता है और ये गांव वालों में पॉपुलर हो जाता है। एक तरीका है अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने का। लेकिन जब ये तोड़ाई होती है, तो जब ये ठेकेदार इसको लेकर के जाता है, तो ये पूरे तंत्र से, ठेकेदार से लेके सभी से ये धन वसूली करते हैं। कितने बंडल तेंदुपत्ता का गया है उसके हिसाब से धन वसूलते हैं। और जो गांव के लोग मजदूरी करके तेंदुपत्ता तोड़ करके लाते हैं और मजदूरी मिलती है, तो महीने भर की मजदूरी में 1 या 2 दिन की मजदूरी ये लेते हैं। बांस कटाई में भी ये लेते हैं, तो गांव वालों से भी ये पैसा वसूलते हैं। उस इलाके में जो भी सड़क का कंस्ट्रक्शन, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ के ठेकेदार से लेवी वसूली की जाती है। और अगर वो नहीं देगा तो उसकी गाड़ियाँ जला दी जाएंगी, ट्रक जला दिए जाएंगे, अर्थमूवर जला दिए जाएंगे, धमकी दी जाएगी। कुछ ऐसे इंस्टेंसेज आए कि शराब की जो दुकानें हैं उनसे पैसा लेते हैं, और ईंट के भट्ठे हैं उनसे पैसा लेते हैं। गांव में किसी के पास ट्रैक्टर है तो उससे पैसा लिया जाता है। तो इस पिछले साल से ही ये चल रहा था, लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत जोर शोर से इस पे किया काम, और किसी भी ठेकेदार को, सबको हम लोगों ने ट्रैक किया, उनकी मीटिंग्स की और उनको वैसे ट्रैक किया कि कोई भी बड़ी धनराशि उसके खाते से कहीं पर गई तो हम उससे पूछताछ करेंगे। इसी तरह जो फड़ होते हैं तेंदुपत्ता के, वहाँ के मुंशियों के साथ में भी पुलिस फोर्स लगाई गई कि कहीं से भी कैश में अगर आप कोई पेमेंट करेंगे तो वो हमको दिखाना पड़ेगा कितना पैसा आपके पास कैश में है, कितना आपने दिया है, क्योंकि उसमें से पैसा जाता है। और उसका फलस्वरूप क्या हुआ है कि जब बाद में एक इनकाउंटर में हमको कुछ डॉक्यूमेंट मिले जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बालाघाट मंडला से इस बार हमको तेंदुपत्ता की तोड़ाई में कोई लेवी वसूली नहीं हो पाई और हमको पैसे की बहुत कमी है। परंतु कुछ पैसा फिर इनके पास में बाद में उधर से दूसरे क्षेत्र से आया, जिसको लेकर के ये अपना राशन वगैरह कभी कभी उसके लिए पैसा देते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरी तरह से इस बार बंद कर दिया, करोड़ रुपए की लेवी वसूली। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि देखिए, ये समस्या तो इन तमाम इलाकों की रही है। आप छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, पुलिस को खासकर वो किस तरह से विश्वास बहाली उन गांव वालों के साथ हुई, वो क्या करना पड़ा आपको कि गांव वालों का विश्वास भी बढ़ा, सुरक्षित भी महसूस करे और एक और बड़ा कदम वो उठा सके आपके साथ? अभी जो है ना, दो गांव वालों के साथ में जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कुछ ट्रेडिशनल होते हैं, वो सुरक्षा बल करते हैं, कैंप लगाते हैं और गांव वालों की समस्याओं को वहीं पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। एक गांव में जो है पट्टे की बड़ी समस्या होती है, खेती करते हैं लेकिन उनका उस पर अधिकार नहीं होता, तो खास करके वन भूमि में, तो वो पट्टों की सैकड़ों की संख्या में प्रॉब्लम है। गांव वालों को जो शासकीय योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं मिलता, क्योंकि उधर टेलीफोन के टावर नहीं है और डिजिटल तरीके से पेमेंट होता है और वो उसमें दिक्कत आती है। और इस तरह की जो उनकी छोटी बड़ी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की, बहुत सारे आँख की और बाकी बीमारियों की समस्या होती है। तो इस वर्ष हम लोगों ने बड़ी संख्या में ऐसे जो है एकल केंद्र लगा करके और ये सर्विसेज प्रोवाइड कराई हैं।
यहाँ तक कि एक नक्सली है बालाघाट की, राशीमेटा गांव की, उसका नाम है संगीता, वो सरेंडर हो चुकी है। उसकी माँ का भी कैटरेक्ट का ऑपरेशन जो है पुलिस ने करवाया है और उसको घर तक पहुंचाया है। तो और इसके अलावा जो नक्सली समस्या से पीड़ित रहे हैं नागरिक, मतलब उनके घर के किसी सदस्य की हत्या हुई है, तो उनको शासकीय सेवा में लेने का काम भी जो है और उनके परिवार को राहत राशि देने का काम भी हम लोगों ने, जो भी पेंडिंग काम था वो सारा काम अभी कंप्लीट कराया है। अभी इसी हफ्ते एक लड़का जिसको पहले हमने नौकरी ऑफर की थी, लेकिन उसको नक्सलियों ने धमकाया था कि जो है नौकरी नहीं लोगे पुलिस की, या कोई नौकरी नहीं लोगे। अभी वो लड़का जो है इसी हफ्ते एसपी ऑफिस में आया है और उसने बोला कि अब मुझे नौकरी दे दो क्योंकि ये समस्या यहाँ समाप्त हो चुकी है। तो इस तरह के काम हम लोगों ने बहुत सारे शुरू किए हैं और स्थानीय प्रशासन इस काम को अगले कई साल तक चलाएगा। अब पंकज जी, क्या आप मांगते हैं कि एमपी नक्सलाइट सरेंडर रिहैबिलिटेशन कम रिलीफ पॉलिसी 2025 की, इसका बहुत बड़ा रोल है या क्रियान्वयन? क्योंकि देखिए, जो दलील देते हैं नक्सल इस पूरे इस संघर्ष की, उनका ये कहना है कि ये राजनीतिक सामाजिक एक मसला है, ये सामाजिक आर्थिक मसला है। क्या आपको लगता है ये दलील इंटेलेक्चुअल्स ने सिर्फ एक शील्ड की तरह से इस्तेमाल की, और क्या पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर उतनी गंभीरता से काम नहीं किया? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि मोबाइल टावर्स बन रहे हैं। नक्सलियों के लिए सबसे बड़ा एक तरह से टारगेट मोबाइल टावर्स होता था, सड़कें होती थीं। आज ये सड़कें बन रही हैं, 12,000 किलोमीटर सड़क बनी है, टावर्स लग रहे हैं, एक रिलीफ कैंप लग रहा है। तो ये जो बदलाव है, ये जो तब्दीली है, सिर्फ रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है या पूरी सोच को बदला है? दो हिस्से हैं आपका प्रश्न के। तो सबसे पहले मैं रिहेबिलिटेशन पॉलिसी की बात करूंगा। केंद्र सरकार की मॉडल रिहेबिलिटेशन की नीति को करीब करीब सारे राज्यों ने उसी नीति को थोड़े बहुत परिवर्तन करके लागू किया है, और जो वर्तमान में मध्य प्रदेश की नीति है वो अगस्त 2023 से लागू है। बहुत उदार नीति है और इसमें सरेंडर करने वाले इस वामपंथी उग्रवादी को बहुत सारी आर्थिक और बाकी सुविधाएं, सहूलतें दी गई हैं। उसके ऊपर जितना इनाम था वो इनाम की राशि देना, उसको खेती की ज़मीन के लिए राशि देना, उसको विवाह के लिए राशि देना, अपना मकान बनाने के लिए धनराशि देना, बहुत सारी चीज़ें उसको मुहैया कराई गई। अगर किसी हथियार के साथ आता है तो हथियार के प्रकार के ऊपर भी उसको कुछ पैसा मिलेगा। जो सरेंडर कराता है उसको भी नौकरी देना और बाकी चीज़ें देने का इसमें प्रावधान है। तो बहुत ही अच्छी उदार ये नीतियां बनी हैं, और निश्चित रूप से इनके बीच में जो लोग ऐसे शामिल थे जो गोली लगने से घबराते रहे हैं या जिनको बहुत ज़्यादा हार्डन्ड विचारधारा वाले नहीं हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से इससे बहुत प्रभावित हुए हैं और इस कारण से बड़ी संख्या में लोग सरेंडर हुए हैं। 2025 के पहले मध्य प्रदेश में एक भी नक्सली सरेंडर नहीं हुआ था। जो लोग यहाँ ऑपरेट करते थे वो अपने इलाके में बीजापुर या सुकमा या गढ़चिरौली में जाके सरेंडर करते थे, नारायणपुर में, लेकिन यहाँ सरेंडर नहीं करते थे। अभी मध्य प्रदेश में पहली बार नक्सलियों ने सरेंडर किया है। निश्चित रूप से इसमें पॉलिसी की सफलता है, एक बात। दूसरी, जो आप ये कह रही हैं कि क्या ये राजनीतिक सामाजिक लड़ाई है, तो ये आप देखेंगे तो एक प्रतिबंधित राजनीतिक पार्टी रही है सीपीआई माओवादी, और प्रतिबंधित हुई है 2009 में, उसके पहले नहीं थी। परंतु इनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा ये है कि ये क्रांति करके और सशस्त्र क्रांति के बल पर सत्ता हथियाएंगे और फिर लोगों का कल्याण करेंगे। तो यही एकमात्र रास्ता नहीं है लोगों का कल्याण करने का। हमारे महान लोकतांत्रिक देश में लोगों का बहुत कल्याण किया जा रहा है। ही सरकारों को और व्यवस्था से चुनौती वो ये उनको ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। तो वो जो जैसे चीन में 1949 के पहले
लोग इकट्ठा होकर के, वहाँ के किसान और वो इकट्ठा होकर पहले जापान का उन्होंने विरोध किया और फिर वहाँ के स्थानीय शासन का विरोध किया। उस पैटर्न को यहाँ पर वो लागू करना चाहते हैं और उनका यही मानना है कि जो सत्ता है वो बंदूक की नाल से निकल कर आती है, तो हमारे लोकतंत्र में इसका कोई स्थान नहीं है। और इसलिए ये राजनीतिक उद्देश्य जरूर है, परंतु ये कोई राजनीतिक कोई विचारधारा का मुझे नहीं है इसमें वो दिखता, और न कोई सामाजिक संघर्ष की कोई बात है, क्योंकि जो आपके मुद्दे हैं वो मुद्दे शासन और प्रशासन तरह तरह से अलग अलग प्रदेशों में केंद्र सरकार वो तरह तरह से उसको सॉल्व करती है, रिजॉल्व कर रही है। कोई ऐसा मुद्दा नहीं है इनके पास में जिसको लेकर के कोई वर्ग संघर्ष करने की या सशस्त्र संघर्ष करने की कोई बात हो। तो ये केवल जुमलेबाजी मैं मानता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मानता हूँ। अबूझमाड़ और कान्हा जैसे जंगलों को नक्सल अपना ज्योग्राफिकल एडवांटेज मानता था। किस तरह से टेक्नोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर आपके लिए रहा और ये निर्णायक साबित हुआ है? हाँ, ये देखिए आपने बहुत लगातार नाइट विजन ड्रोन्स और हीट बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। 2004 में एक बार ये आंध्र प्रदेश में सीज फायर किया गया था, तो ये निकल के बाहर आए थे। पहली बार पता चला कौन लोग कहाँ के और कौन लोग हैं इसको ऑपरेट कर रहे हैं। फिर 2004 से लेके 8 के बीच में वहाँ काफ़ी अच्छी लड़ाई हुई और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर वहाँ से छोड़ करके ये बस्तर में इन्होंने अबूझमाड़ और इसके इलाके में बना लिया। इसी तरह कान्हा नेशनल पार्क भी, अबूझमाड़ में भी वो इंद्रावती नेशनल पार्क है इंद्रावती नदी के साथ में। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसको ये रहता है कि शासन से बहुत दूर, शासन की जो सत्ता है जिले का हेडक्वार्टर उससे बहुत दूर रहते हैं, तो वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। रास्ता इतना दुरूह होता है कि आप कहीं पर एम्बुश कर लो, घात लगा करके पुलिस सुरक्षा बलों को नुकसान पहुँचा सकते हो। रास्ते भर में आपके आदमी हैं जो आपको सूचना दे देंगे, आप समय के पहले भाग जाओगे। तो ये सड़क नहीं बनने देते, टावर नहीं लगने देते, स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनने देते। उसका पूरा सीधा सीधा उद्देश्य यह है कि सुरक्षा बल इनके पास तक ना आ सके, तो वहाँ इनकी सत्ता बढ़िया चलती है ना। तो अब जब वहाँ पर सड़कें बनना शुरू हो गई, टावर लगने शुरू हो गए, और सबसे बड़ी बात कि सुरक्षा बलों ने आगे बढ़ बढ़ के गोलियां चलती हैं कैंप के ऊपर, 15-15 दिन तक गोलियां ये चलाते थे। और यहाँ पर बालाघाट में तो कम हुआ है, ये छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा। और लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा बलों ने घुस करके बहुत घने जंगलों में अपने कैंप लगाए हैं और वहाँ से वो ऑपरेट कर रहे हैं। बालाघाट में हमारे आईजी संजय कुमार हैं, उनको एक एक नदी नाला गली सब कुछ याद है उनको। वो ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने कैंप पिछले 1 साल में लगाया है कि जहाँ से ये आते जाते रहे हैं और बहुत इनको मुश्किल हुई है। तमाम जगहों पर इन्होंने अपने कागज़ों में लिखा हुआ है जो हमने जब्त किए हैं कि ये पुलिस की वजह से, हमारे दुश्मन की वजह से हमारा आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस इलाके में, ड्रोन का इस्तेमाल, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, हमारे सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी है और सारा ये जो है हमें सरकारों ने दिया है और इसका हमको बहुत फ़ायदा मिला है और इसकी वजह से इन इलाकों से भी हम इनको बाहर निकाल पाए हैं। 42 दिनों में 42 सरेंडर, ये किस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव अपने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलाइटों को कहें या फिर गांव वालों को कहें उस पर बनाया? एक्चुअली जब शुरू में काफ़ी सक्सेसफुल हमारे इनकाउंटर हुए हैं इस वर्ष, उसके बाद बारिश आ गई। बारिश में भी हमको कहा गया था कि हम ऑपरेशन अपने करेंगे। इसके लिए विशेष रूप से हम लोगों ने दूसरे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बाकी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से निवेदन किया कि आप आके हमको बताओ कि आप लोग किस तरह से पिछले सालों में इसको करते रहे हो, और उनसे बहुत फ़ायदा हुआ। बारिश में भी हम ऑपरेशन करते रहे। सितंबर के महीने से इतने ज़्यादा ऑपरेशन हमने किए हैं और इतने ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं कि कुछ सरेंडर नक्सलाइट्स ने बोला है कि हमें 3-3 दिन में खाना मिल रहा था और ड्रोन हमारे सर पर इतना ज़्यादा घूमता था कि हम बुरी तरह से परेशान हो गए थे, हम कहाँ भागें। और कई लोग उसमें घायल हुए। जो एक इनकाउंटर हमने जाकर के राजनांदगांव में लिया, बोर तालाब थाने में, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर स्वर्गीय आशीष शर्मा को गोली लगी और वो मारे गए। उसमें भी एक नक्सली को जो है एक गोली लगी थी जो उसके बाजू से आर पार हुई थी। 2 और लोग घायल हुए थे जो बाद में सरेंडर हुए हैं। तो जितने इनकाउंटर हमने सितंबर से लिए हैं लगभग सभी में हमने इनको
घायल किया है, इनका पूरा सामान छुड़ाया है और इनको वहाँ से भागने के लिए मजबूर किया है। आखिर में एक रामदेव करके सेंट्रल कमेटी मेंबर जो खैरागढ़ में सरेंडर हुए हैं, एक दिन पहले उनके डेरे पर करीब 1300 जवान हमारे उस इलाके में गए थे और आधा ट्रक से ज़्यादा सामान उस दिन हम लोगों ने बटोरा, बिल्कुल उनको जिसको कहते हैं कि नंगा कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया था उनको। तो उनके खुद के दलम के बीच में ही बहुत ज़्यादा विवाद शुरू हो गए थे। जो लोग इतनी मुश्किलों में रहने के आदी नहीं है और नई उम्र के जो नक्सली बने हुए, तो उन्होंने कहा कि या तो हम सरेंडर करें नहीं तो हम छोड़ के भागेंगे, और एक एक करके दो करके वो निकलना भी शुरू हो गए थे। तो इनके बीच में एक मनोवैज्ञानिक रूप से ये भी खौफ जो सीनियर कैडर को हुआ कि कहीं पे उनके साथ भी धोखा ये आपस में ही ना कर दें, और उसकी मजबूरी ये हुई कि जो हमारा इनकाउंटर हुआ उसके अगले दिन ही सवेरे सवेरे ये लोग वहाँ पे खैरागढ़ के एक छोटे थाने में सरेंडर हुए। तो बुरी तरह से परेशान थे ये लोग और इनको ये मालूम था कि या तो ये अपने आप को हाजिर करें नहीं तो ये मारे जाएंगे। और पंकज जी, लगातार काम हो रहा है, बहुत कम डिस्ट्रिक्ट और जिले अब रह गए हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। टारगेट समय सीमा तय कर दी गई है 2026 मार्च, लेकिन आगे की राह कैसी? मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो गया है, ये एक विचारधारा है। नक्सलियों का कहना है, अर्बन नक्सल्स का कहना है, बुद्धिजीवी जो सपोर्ट करते हैं। अभी भी क्या आपको लगता है सुरक्षा बलों के साथ प्रशासन को भी बहुत मुस्तैद रहने की जरूरत है, क्योंकि ये इलाके एक लंबे समय तक प्रशासन की पहुंच से भी दूर रहे, जिसका बड़ा कारण रहा नक्सल फलता फूलता रहा? बिल्कुल आपकी बात, आपकी चिंता हम सभी लोग उसको शेयर करते हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में पिछले 2 सालों में ये लोग सरेंडर हुए हैं और हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि सरेंडर्ड जो उग्रवादी हैं इनकी गतिविधियां आगे के वर्षों में कैसी रहें, ये हमारी एक बड़ी चुनौती है। इसको लगातार देखना, मॉनिटर करना। जो सरेंडर पॉलिसी है उस पॉलिसी में कुछ प्रावधान हैं जिससे कि पुलिस अधीक्षक जब नई आगे की किश्तें देंगे उसके पहले ये उग्रवादी पिछले दिनों में क्या करते रहे हैं इसकी पूरी रिपोर्ट लेने के बाद ही आगे की किश्तें देंगे। एक तो ये है, और इसके अलावा हमारा जो सूचना तंत्र है, पुलिस का जो अपना आसूचना तंत्र होता है, उसको हमको बहुत अलर्ट रखना पड़ेगा और एक एक आदमी को मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगले वर्षों में ये जो जैसा हम अपेक्षा करते हैं ये उस तरह से व्यवहार करें और उस तरह से अपना जीवन यापन करें। दूसरा, जो जहाँ तक कि विचारधारा का प्रश्न है, तो अगर शासन और प्रशासन सबसे दूर के इलाकों में और नई पीढ़ी के लोगों के बीच में पहुंचेगा, शासन की योजनाएं पहुंचाई जाएंगी, उसका लाभ मिलेगा, बच्चों की शिक्षा होगी, महिलाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा मिलेगी, तो इस विचारधारा को कि हम विद्रोह करें और हथियार लेकर के विरोध करें, इस विचारधारा का कोई बहुत ज़्यादा पोषक मिलने वाला नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल सर्किल्स में बहस करने के लिए मुद्दा हो सकता है, बट उसके पोषक मिलेंगे नहीं। अभी जो लोग सरेंडर हुए हैं अब उनसे हम लोग लगातार पूछताछ कर रहे हैं और उनका जो अर्बन नेटवर्क है जहाँ से वो शहरी इलाकों से जुड़ते हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो सारा जो है वो हम निकाल रहे हैं और जिसको जो यथा योग्य विधिक कार्रवाई होगी वो सख्ती से और पूरी तत्परता से की जाएगी। तो हम इसको जो है अब नेटवर्क को चलने नहीं देंगे। बिल्कुल, मध्य प्रदेश का नक्सल मुक्त होना संकेत है, नए भारत का संकेत है, विकसित भारत 2047 की तरफ बढ़ते बदलते भारत का। इसकी शुरुआत हो चुकी है। समय सीमा 2026 मार्च तय की गई है, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन और शासन को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो आदिवासी इलाके हैं जहां पर पीसा एक्ट भी मजबूती से लागू हो, इस पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देना होगा। तो चौतरफा काम करने की ज़रूरत है अगर देश को नक्सल मुक्त बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, हमसे विस्तार से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।